क्वेरी का जवाब देता है। उस एलएलएम को साथ अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट नहीं रखेंगे जो कि प्राइवेट है आपके पास, उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक आपको वो जवाब नहीं दे सकता। जैसा कि अगर हमारे पास नेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जो पेशेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट 5-5 10 पेज की होती है, ठीक है। अब लाखों पेशेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, पब्लिकली नहीं है। तो अगर मैं ऑनलाइन जाके पूछूँ ना एलएलएम से, किसी भी एलएलएम से पूछूँ ना, तो उसको नहीं पता होगा, वो डेटा सेट प्राइवेट है, वो एलएलएम को पता ही नहीं है। तो वो एलएलएम क्या करेगा, वो कुछ ऐसा जवाब देगा जिसकी प्रोबेबिलिटी उसको लगेगा कि बहुत ज्यादा है, वो हमें लगेगा हेलुसिनेट कर रहा है। इसलिए जो प्राइवेट नॉलेज होता है ना, उसके लिए हम रैग पाइपलाइन रखते हैं। हम्म। हाँ, ये आई गॉट योर पॉइंट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम मॉडल को फाइन ट्यून कर लें, हमें रैगिंग क्यों चाहिए। वैसे देखें, ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन ना समटाइम्स आपको ये देखना पड़ता है, अगेन आपको आरओआई देखनी पड़ती है, ठीक है, कि क्या इसमें जो फाइन ट्यूनिंग की जो कॉस्ट आ रही है वो मेरे लिए रीजनेबल भी है, इसकी जरूरत भी है। एंड अगेन, फाइन ट्यूनिंग जब मैं करूंगा मॉडल की, तो क्या मैं बहुत बड़ा मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ या छोटा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मॉडल होता है ना, उसकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं है, उससे आप इनपुट एक ही पूछते हैं तो वो 6 दफा 6 आउटपुट देता है, ठीक है, इतना अच्छा नहीं है वो, तभी वो कम पैरामीटर्स के ऊपर है ना, डिटर्मिनिस्टिक भी नहीं है इतना ज्यादा वो मॉडल। इसलिए उसको कॉन्टेक्स्ट रैक की फॉर्मेट में थोड़ा सा प्रोवाइड करना, उसमें से आंसर लेके आना, उसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो आंसर ठीक लेके आए। क्यों? उनके इट इज अ ट्रांसफार्मर मॉडल, एंड ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर बाय डिफॉल्ट हैज एन अटेंशन मैकेनिज्म। उस छोटे से कॉन्टेक्स्ट में से अटेंशन राइट टोकन पे जाना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बनस्पत के मैंने उसको एक दफा फाइन ट्यून करके रख दिया, और अब वो जो डेटा मेरे पास फाइन ट्यून्ड है, उसमें से मैं क्वेश्चन कुछ भी पूछता हूँ तो उसमें से लेके आया, तब मेरे पास लेके आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो वहां पे हेलुसिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम ऑफ कोर्स यार, इसका ना देखें, इसका लिटरल वर्ड पे तो इसका आंसर होगा नो, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, रैक के केस में भी, क्योंकि जब तक हम उसकी एवेल्यूएशन पाइपलाइन नहीं लिखेंगे। रैक के केस में ना दो सिनेरियोज होते हैं। एक होता है कि क्या आपने राइट कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव किया, एंड देन एलएलएम ने क्या उसका आंसर सही दिया या नहीं दिया। दो सीरीज होती हैं। हो सकता है पीछे से जो आपने रैग लगाया हुआ था, जो मॉडल आपने लगाया हुआ था, वो सही कॉन्टेक्स्ट ही उठा के नहीं लेके आया, ठीक है। जैसे इनके केस में उन्होंने एग्जांपल दी, वो कोई थी रैंडम सी स्नेक वाली, कोई एग्जांपल थी कोई, डेंजरस वाली। तो डेंजरस के केस में कोई ऐसी स्टेटमेंट उठा के ले आया जो कि रेलेवेंट नहीं थी। तो इसका मतलब है आपने रैग के टाइम पे रिट्रीवल ही गलत कर ली। अब वो जिसको कॉन्टेक्स्ट में गई है ना, एलएलएम को गई है, तो उसमें से आंसर लेके आएगा। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द एलएलएम, तो इट्स अ टू स्टेट प्रॉब्लम, ठीक है। रिट्रीवल के टाइम पे भी आप गलती कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू इवेलुएट द होल पाइपलाइन ऑन ऑल द स्टेजेस। तो रैग के केस में आप दो जगह पे सस्पेक्ट होते हैं, तो दोनों का इवेलुएट करते हैं। हम्म। ऑफ कोर्स यही तो देखना है हमने। उसका उसका यही तरीका है ना कि एम्बेडिंग मॉडल में हमने एम्बेडिंग, जब हमने हमारे पास डेटा सेट था, अगेन हम अपनी एग्जांपल से रिलेट करते हैं। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल जो आप चाह रहे हैं हम वही कर रहे हैं इस टाइम पे, इसमें कोई तजाद नहीं है इस टाइम पे। हमने अपने प्राइवेट हैंडआउट्स की एम्बेडिंग्स बना के रख ली। हमारे पास उस प्राइवेट हैंडआउट्स के ना 58 चंक्स बने, तो हमने 58 चंक्स की हमने एम्बेडिंग्स बना के रखी, हमारे पास 58 एम्बेडिंग वेक्टर्स आ गए। अब मैंने से क्यूरी लगाई, ठीक है, उस क्यूरी को जब मैंने से रन किया, तो उसने उसका मुझे एक एम्बेडिंग वेक्टर दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपल मैं वो सिमिलरिटी सर्च करने के लिए मैं वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा, और मैं चेक करूंगा उस 58 का मुझे स्कोर दे दो। तो मुझे वो एक 58 वेक्टर का एक स्कोर दे देगा मुझे।
तो सिंपल इसको मैं सॉर्ट कर लूंगा। जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा मैं कहूंगा ये वाला चंक इसके सबसे ज्यादा मैच करता है। ठीक है, तो वो वाला चंक मैं उठाऊंगा और आगे मैं एलएलएम को पास कर दूंगा कि ये क्वेरी की थी इस बंदे ने, ये वाला चंक इसके लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ इसको मैं क्या जवाब दूं। तो वो आंसर कर देगा। दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स। ठीक है। सो लॉजिकली एलएलएम hallucinate नहीं कर रहा होता। क्या कौन सी? यहाँ पे ये पांच प्रॉम्प्ट्स हैं, ये पांच चंक्स हैं, आप ये समझ लें। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हमने सिर्फ ये पांच चंक्स रखे थे ना। ठीक है, अभी आगे हम उस तरफ भी आएंगे, हम उस हैंडआउट की भी एम्बेडिंग बना के उसको चला के चेक कर लेंगे। अभी हमने क्या किया है, अभी हमारे इनपुट कॉन्टेक्स्ट में ये पांच डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स थी, एक बेरिंग हॉट से रिलेटेड थी, तो समझे ये पांच डिफरेंट चंक्स पड़े, दैट्स इट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसे कोई भी क्वेरी देते हैं तो ये पहला काम क्या करता है, उस क्वेरी की एम्बेडिंग बनाता है। सेकंड काम क्या करता है, उसके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता है और उसको सॉर्ट करके बता देता है, यहाँ पे दिखा देता है मैं स्कोर उसका, उसमें से कौन सी इस क्वेरी के लिहाज से मैच करती है, क्लोजेस्ट इसका कौन सा है। ठीक है, इसी को जरा आप स्केल अप कर लें। उस 58 चंक्स की ना हमने अब इस 6 की बजाय हमने 58 चंक्स की एम्बेडिंग बना के रखनी है अपने पास। अब मैं कोई क्वेरी करूंगा, सिंपल जी फॉर्मूला लगाऊंगा, उसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 6 स्कोर आ रहे हैं, मेरे पास वहाँ पे 58 स्कोर्स आ रहे होंगे। उससे मैं सॉर्ट कर लूंगा और टॉप 1 2 3 4 5 कितने मैंने ठाने हैं। क्योंकि फिर ये भी फैक्टर आता है ना कि आप एक ही क्यों उठा रहे हैं, तीन उठा रहे हो सकता है पहले में जो रिजल्ट आया था वो इतना उससे करीब नहीं था, दूसरे में था। इट कुड बी पॉसिबल। ठीक है, ऑफ कोर्स देखिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, देखिए आप इसको इसी तरीके से समझें कि इंफॉर्मेशन इन्फ्रेंस का इशू था, नॉलेज का इशू था। हमने स्टार्ट कहाँ से किया कि नॉलेज के लिए इंसान ने पहले ब्रेन यूज किया, देन लैंग्वेज के थ्रू बोलना शुरू किया, देन इट केम आउट, इट टर्न्स आउट कि अब बहुत ज़्यादा आप ना नॉलेज याद में रख नहीं सकते जिनमें कैशे की वजह से हमने फिर राइटिंग इन्वेंट की, फिर हमने बुक्स इन्वेंट की। नहीं उसका ना, इसका पूरा एक रोट वो होता है कि फर्क इसमें क्यों आता है। अभी हमने चूंकि सिर्फ देखा ही यही है और फाइन ट्यूनिंग हमने जाके देखनी है वीक 12 में, तो अभी वो कंपैरिजन शायद मैं आपको उतना बेहतर तरीके से समझा ना सकूं। सिंपली इसमें आपको ये बता देता हूँ कि उसमें ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पर डिसाइड करते हैं। अगेन वो ड्राइव होते हैं आरओआई से। उसमें से एक ही हो सकता है कि इसकी फाइन ट्यूनिंग की कॉस्ट क्या आएगी, उस पर टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो ये दो बड़े मेजर फैक्टर्स होते हैं, एंड देन उसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी। तो क्या उससे रिजल्ट में ज़्यादा एक्यूरेट ले सकता हूँ? अगर फाइन ट्यूनिंग इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज मोर एक्यूरेट, देन देयर इज नो रीजन टू गो फॉर विद द रैक। देखिए हमारे पास जो एम्बेडिंग वेक्टर होता है ना, इसमें छः, बड़ा ये अच्छा सवाल है, जरा इसको गौर से समझें। उन्होंने जो बात किया वो पूछ रहे हैं कि वी रैम में हमारे पास जितने भी वेक्टर्स पड़े हुए थे वो लोड हुए होते हैं, तो वो मेमोरी का सवाल पूछना चाह रहे हैं बेसिकली। इस केस में हमारे पास 6 वेक्टर्स हैं जिनकी हमने एम्बेडिंग बना के रख दी, ये 6 तो हमारी रैम में सेव्ड होंगी ना। मतलब आप जरा बात पूरे समझ रहे हैं, हाँ ये रैम में जाएंगी हमारे पास। क्यों? ये वो तमाम चंक्स की इन्फॉर्मेशन ऊपर सेव पड़ी है हमारे पास, वो हमें चाहिए, मेरे सामने मेजर करना है इसको। ठीक है, एम्बेडिंग वेक्टर्स के बने पड़े हैं हमारे पास। अब जब हम रन टाइम पे एक नई क्वेरी इसको करते हैं ना, तो वो रन टाइम पे कंप्यूट होती है, उसमें सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है और हमें रिजल्ट मिल जाता है। उसके लिए हमें रैम नहीं चाहिए होती। ठीक है, लेकिन अब आप कौन सा मॉडल रन कर सकते हैं, जैसा कि ये एम्बेडिंग मॉडल जो हमने इस्तेमाल किया ये बहुत छोटा सा मॉडल था। ठीक है, 384 इसकी टोटल डायमेंशन थी। आप बड़े मॉडल्स यूज़ करेंगे तो क्या आप उसको अपनी रैम में लोड कर सकते हैं? तो ये सवाल वहां पे चला जाता है। ठीक है, तो वो फाइल्स में होगा, फाइल्स नहीं होती। हाँ लेकिन वो जो एम्बेडिंग मॉडल है ना, वो तो वहीं पड़ा हुआ होगा ना।
ठीक है, तो वो उसने वहीं पे लोड करना है, क्योंकि एक भी एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए पूरे का पूरा जो मॉडल है उस पूरे मॉडल को लोड करना पड़ता है ना, फिर आप चला सकते हैं। तो वही यहाँ पे 384 है हमारे पास, तो इसको तो हम रैम में रख लें तभी मसला नहीं, बहुत छोटा सा है। ठीक है, लेकिन सम टाइम जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे तो हम नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए जब प्रोडक्शन ग्रेड में जाते हैं तब तो आप लोकली करते भी नहीं है। तब तो फिर आप ये मॉडल्स जो अच्छे वाले हैं, जो सबसे अच्छा चल रहा है, जैसे आजकल एडा लार्ज चल रहा है, आप उसी को यूज़ करते हैं, बैटरी सेव कर लेते हैं। एंड इवन रैक के लिए ना, हम यहाँ पे हमारे पास जो कोड लिखा हुआ है ये तो हमने बिल्कुल रॉ कोड लिख लिया है नमपाई के थ्रू। प्रोडक्शन में ज़्यादातर जो लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे स्केल बड़ा होता है, वहाँ पे आपके पास फाइव वेक्टर स्टोर है, क्वाड्रेंट वेक्टर स्टोर है, ठीक है, क्रोमा वेक्टर स्टोर है, उनको यूज़ करते हैं, ताकि आपके लिए ना इस तरह के इश्यूज वो खुद सब चीज़ों को खुद मैनेज कर रहे होते हैं। हम्म। वो हार्ड ड्राइव में एग्जिस्ट करेगी। मॉडल मॉडल जो है ना, लेकिन हमारे पास वो रैम में जब तक लोड नहीं होगा तब तक हम नहीं चला सकते। वेक्टर स्टोर है क्रोमा का ना, क्रोमा डीबी वेक्टर स्टोर है। यस। आपने वो नेशनल हॉस्पिटल की जो एग्जाम्पल दी कि हम जो प्राइवेट डेटा है वो अलग के साथ कॉन्टेक्ट में शेयर करती है, उसमें कोई इशू नहीं। उस वैसे इस पर ट्रेन नहीं कर सकते प्राइवेट डेटा को, लेकिन हम कॉन्टैक्ट्स में तो पीएचआई शेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, ये अब ये इनका सवाल ये है कि हमारे पास जो हॉस्पिटल का डेटा है, उस पे हमने कहा है कि हम उस पर ट्रेन नहीं कर सकते। तो लेकिन वो डेटा पीएचआई डेटा होता है, तो वो फिर मॉडल को हम पास तो कर ही रहे हैं। अच्छा, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक है कि हम अगर मॉडल फाइन ट्यून नहीं कर सकते तो क्या हमें कोई लिमिट लगी हुई थी किसी पॉलिसी की वजह से, या हमने खुद से डिसाइड किया कि हमारे लिए यहाँ पे रैक ज़्यादा सूटेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू फाइन ट्यूनिंग। ये डिसीजन हम तब लेते हैं। आप जो बात करें ना कि जो मेडिकल डेटा है हिपा कंप्लाइंस है, तो इसमें हमने किसी और को डेटा पास ऑन नहीं करना, वो कंप्लाइंस के चक्कर में आ जाता है। उसके लिए होते हैं गेटवेज। आप जब डेटा पास करते हैं तो वो डेटा समटाइम्स आइडेंटिटी को ना हिडन करके, रिडक्ट करके इंफॉर्मेशन आगे पास कर दी जाती है। देर आर सम मेथडोलॉजीज कि आप उसके थ्रू ना इंफॉर्मेशन को रिडक्ट करके फिर आप किसी ऐसे मॉडल को पास कर दें जो कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ भी करता है अपने ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जितने भी ये मॉडल प्रोवाइडर्स होते हैं, इन्होंने इनके साथ आप जब एपीआई लेते हैं तो आप उस टाइम पे इनके ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो मैं क्वेरी करूंगा, आपको पैसे तो कुछ एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ, आपने मेरे डेटा को यूज़ नहीं करना। और इफ अगर आपको वहां से ये वाली श्योरिटी मिल जाती है और अगर वो आपका डेटा यूज़ करते हैं बाद में, तो देन यू कैन सू देम। ठीक है, तो वो आपको ये पॉलिसी का चक्कर है, उसका डिसीजन जो है तब तो फायदा हो सकता है, लेकिन उसका ये नहीं है कि हम उसकी बेस उस वजह से हम फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे। उसको उनको मैंने आंसर ये दिया था कि हम फाइन ट्यूनिंग पे इसलिए अभी नहीं जा रहे क्योंकि हमने फाइन ट्यूनिंग देखी नहीं है। और लेकिन अगर हमने जब देखना हो, कंपैरिजन करना होगा, तो मैं कॉस्ट का कंपैरिजन करूंगा, टाइम का कंपैरिजन करूंगा, और मैं एक्यूरेसी का करूंगा। इन तीनों पैरामीटर पे ज्यादा बेहतर होगा, हम उस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेंगे। अब मेरा सवाल है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के रिलेटेड है कि रैक की जो परफॉर्मेंस है, या वो पीसी को डिपेंडेंट है, या उसके अंदर यू कैन हैव सम ऑप्टिमाइजेशन के आपका कुछ इसमें पार्ट है ना, वो जैसे वेक्टर डीपीएस है तो उसकी जीपी पर डिपेंडेंसी होती है, लेकिन बाकी चीज पे आपको चाहिए। यार देखिए, रैग जो मॉडल है ना, बेसिकली वो होता है, उसके अंदर मॉडल यूज होता है एम्बेडिंग मॉडल। एम्बेडिंग मॉडल भी न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क को रन करने के लिए आपको वीरैम चाहिए होती है। अगर वो आपका जो मॉडल है वो छोटा सा, जैसे हमारे केस में 384 डायमेंशन है, तब तो आपको नहीं चाहिए। लेकिन जो जनरली आप बड़े ये जो मॉडल्स होते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं, उसकी केस में बात करें तो ऑब्वियसली आपको उसमें जीपीयू चाहिए होता है। अभी अगर आप इन प्रैक्टिस चेक करते हैं कि रैक्स के लिए किसी ने अपने पास लोकल जीपीयू नहीं लगाया तो वो कैसे चला रहा है। वो एपीआई बेस्ड मॉडल्स होते हैं, वो आप लोकली होस्ट नहीं करते, और वो बड़े मॉडल्स जो है ना, वो वहीं पे डेटा जाता है, वहीं से बैठ होकर वापस आ जाता है। यू यूज दैट। अदरवाइज अगर आप खुद से करने बैठेंगे तो फिर आपको जीपीयू। यार मैंने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया सिवाय वो आईएमडीबी के डेटासेट के अलावा, जिसमें मुझे जीपीयू चाहिए थे रैक के लिए। ठीक है, मुझे खुद ही मेरा वो सॉल्व हो गया विदाउट दैट पार्ट। लेकिन अगर जो है वो इतना बड़ा डेटा सेट होगा, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की। तो मैक मशीन के अंदर जो आर्किटेक्चर होता है वो इंटेल थोड़ा मुख्तलिफ इस तरह होता है कि इसमें आपको वी रैम नहीं,
क्योंकि इसमें हैक आर्किटेक्चर के अंदर एक ही यूनिफाइड रैम, तो रैम का भी काम करती है और रैम का भी काम करती है। यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग की आपकी रैम पे ही होती है, तो आपकी जैसे सीपीयू ऑपरेट करता है। तो ये मैक का एक आर्किटेक्चर है अच्छा, थोड़ा सा। ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, उसे कहते हैं हम एमपीएस, मेटल प्रोसेसिंग शेडर उसे कहते हैं। ठीक है, एमपीएस का मकसद ये होता है कि आपकी जो रैम है ना, उन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है, उस रैम को आप चाहे वी रैम के तौर पर इस्तेमाल कर लें, चाहे वो आपको सिस्टम इस्तेमाल कर लें, वो यूनिफाइड है। इसी तरीके से ना एनवीडिया ने भी अपना रिसेंटली एक नया लॉन्च किया, आर्किटेक्चर बेस्ड एक नई डिवाइस लॉन्च की है, डीजीएक्स स्पार्क के नाम से। तो वो एक छोटा सुपर कंप्यूटर है जो हम लोग घर में लेके भी आ सकते हैं। उसकी जो उसमें जो रैम होती है वो अप टू 100+ जीबी तक होती है वी रैम, और वो $4000 तक आ जाता है। उसमें आप Qwen 370 बिलियन पैरामीटर भी चला सकते हैं। ठीक है, तो विच इज़ वेरी नाइस टू हैव। तो अब लोग उस तरफ जा रहे हैं, एलएलएम्स के लिए वो आर्किटेक्चर ज़्यादा सूट करता है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा वी रैम चाहिए होती है आपको। लेकिन आप, मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया आपके केस में। हाँ, चलिए। ओके, सो अब ये सवाल है कि जो आपने पूछा था कि चंकिंग हम कैसे करते हैं। तो चंकिंग की भी ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके यूज केस पे। तो यहाँ पे जो हमारा यूज केस था, उस केस के लिहाज से हमने जो चंकिंग की है, एक सेक्शन आईडी हमने यहाँ बना ली है, पेज नंबर लिख दिया उसके साथ, इफेक्टिव डेट क्या है उसकी, और रिवीजन। ये 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने उसमें ऐड कर दी है। ठीक है, उस चंक के अंदर यू कैन ऐड मोर, इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आप का यूज केस क्या है। एंड देन ऑन द राइट साइड आप नोटिस करें कि अगर मैं 8 वर्ड्स की विंडो रखूँ एक चंक के अंदर, ठीक है, यानी कि 80 टोकन्स का मैं रखूँ, लेट से या 100 टोकन्स का रखूँ, या 160 वर्ड्स पे लेके जाऊँ, तो चंक साइज कितना हो जाएगा। और चंक साइज के कम या ज्यादा होने से एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ता है। एक बात तो सिंपल है, जितना ज्यादा मैं बड़ा चंक करूंगा, उसमें डेटा जो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए था, वही डेटा आने के चांसेस ज्यादा होंगे, ग्राउंडनेस की तरह से ज्यादा होंगे। लेकिन उसका नुकसान क्या है, मेरे टोकन्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, सो ये ट्रेड ऑफ आपने खुद से देखना होता है कि आपके केस के लिए कितने टोकन आपके लिए काफी हैं, सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप जो चंक है वो सेक्शन वाइज ही बना के रख लें, सेक्शन आपके छोटे हैं, लेट से वो 150 टोकन्स के अंदर आते हैं, तो वेल एंड गुड, आप उसमें वैसे ही बना के रख लें। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आपने किस तरह से बनाने हैं। और इसमें आपको वो वाला सवाल भी आपका हल हो जाएगा, आपने लास्ट लेक्चर में किया था कि क्या मैं मल्टीपल चंक साइजेस का भी हम मल्टीपल साइजेस के चंक्स भी बना सकते हैं। तो अब तक आपको आंसर इसका मिल जाना चाहिए था कि यस, आप एक टोकन इनपुट पे दें, आप उसको 1000 टोकन इनपुट पे दें, जो उसने उसका एम्बेडिंग वेक्टर बनाना है वो सेम डायमेंशनल होता है, 384 डायमेंशनल होगा लेट्स से इस केस में। तो आप एक वर्ड दें, जब मल्टीपल आप बड़ा सेंटेंस दें, उसने एक ही वेक्टर बना के देना है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट की जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो इस वेक्टर में कैसे दिखती है। तो उस मॉडल के लिहाज से वो सेम एक ही वेक्टर देगा आपको हर दफा। ठीक है, तो वो आप चंकिंग अपना छोटा बड़ा जैसे भी करना है अपने लिहाज से कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। और रिकॉल 5 लिखा हुआ नीचे, रिकॉल 5 का मतलब ये है कि आपने रिट्रीवल किया, आपको जो सबसे ज्यादा आपके एक रैंक 1 पे जो आपके पास चंक आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी सब उसकी मैचिंग सबसे ज्यादा हुई है। ठीक है, देन देयर इज सेकंड, देन इज थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। रिकॉल का मतलब ये, आप ये चेक कर लें कि जो पहले रिकॉल एट 5 का मतलब ये है कि पहले 5 रैंक में जो कॉन्टेक्स्ट आया है, क्या ये वही है जो आपको चाहिए था। ठीक है, तो आप रिकॉल 5 की अपनी परसेंटेज चेक कर लेते हैं कि यार ये इसमें कितना स्कोर आ रहा है रिकॉल 1 के ऊपर। यानी कि आप जब भी क्वेरी करते हैं, तो उस क्वेरी का रिजल्ट हमेशा जो डिजायर्ड चंक था क्या वही सबसे ऊपर आता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो क्वेरी किया है उसमें जो एक्चुअल में जो आना चाहिए था चंक, वो नंबर 1 पे नहीं आया, वो नंबर 3 पे आ गया। ठीक है, तो रिकॉल 1 के लिहाज में, रिकॉल 1 में वो नहीं होगा। ठीक है, रिकॉल 3 में वो आ जाएगा, रिकॉल 5 में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो नंबर्स हैं कि अच्छा कितने टॉप कितने रैंक वाले जो है ना, उनमें से वो वाला चंक आ जाता नहीं आ जाता। तो दीज आर सम पेयर्स जो आपको हेल्प करते हैं। जी जी। जो आप आए अपार्टमेंट से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है इंडस्ट्री, इस तरह ये टैक्स सिस्टम हमारा आसान डिवाइड। तो अगर हम अपने सिस्टम में जो भी अगर आप पीआई और ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम ये टैक्स कंप्लायंस के लिए एआई का टूल करना चाहें तो उसकी सूरत क्या होगी? उसमें देखें, अच्छा सवाल ये है कि अगर हम टैक्सेशन को कोई टूल बनाना चाहें,
और तो वो हम अपने किसी ERP में लेट से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एप्लीकेबल उदास वगैरह पूरे करता हो, टैक्स पूरे करता हो, अगर ट्रांजैक्शन को देख के दो तरीकों से हो सकता है। एक तो कि फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट करने जा रहे हैं उसको मैच करें, अदरवाइज उसकी सूरत है कि वो जो ट्रांजैक्शन हो, जो वॉचलिंग वगैरह हो रही, तो वो चेक करेंगे ये जो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है आया क्यों, उसकी कैलकुलेशन और इसकी कैसे मैच कर, वो सूरत में AI कैसे। तो देखें, जब आप अभी आपने जो सवाल पूछा ना, इन्होंने जो सवाल पूछा ना, वो एक बिजनेस प्रॉब्लम है। ठीक है, कि एक बिजनेस है जिसमें कोई टेक्सटाइल के लिए कोई काम चल रहा है किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि उनका बिजनेस जो है वो टैक्सेशन के साथ कंप्लाइंस है या नहीं है, कोई टैक्स में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। ठीक है, और कितना टैक्स पे करना है। लेट्स से ये तो एक यूज केस था। ठीक है, इस यूज केस को ना आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे यही कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये कहाँ लगा सकते हैं। ये आता है कि आप पूरे पहले वर्क फ्लो को डिफाइन करते हैं। अभी आप टैक्सेशन को मेजर करने के लिए आपने कोई स्पेशलिस्ट बैठाया होगा, जो अकाउंटेंट होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, आपके पास वो बंदे बैठे हुए होंगे। तो वो क्या करते हैं, आपके पास एक एक रसीद को भी चेक करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स बनती हैं, और जहाँ पे कोई गैप्स आते हैं उन गैप्स को उसमें मेंशन करते हैं। तो अगेन इस तरीके से ही हो सकता है कि आप इसमें AI इस हद तक इस्तेमाल करें कि जो आपने अपनी बैंक रिपोर्ट्स की रिकंसिलेशन करनी है ना, वो आप AI से कर लें। तो सिर्फ रिकंसिलिएशन में एक कैसे यूज करनी है उसको सेपरेटली देखेंगे। क्यों, इसमें क्या होगा, इसमें एक तरफ आपके पास वो रिपोर्ट आई है PDF की, जिसमें से आपने टैक्स निकालना है, इसमें OCR लग गया हमारे पास। फिर हमारे पास इसके अगेंस्ट हमारे सिस्टम में जो एंट्रियां लगी हुई हैं, हमने उन सबको ऐड अप किया, उसके साथ इसको चेक किया कितना फर्क आ गया, रिकंसाइल हमने कर लिया। एक वो पार्ट है, हम वहां पे लगा सकते हैं। फिर एक है कि अच्छा रिकंसिलेशन हो गई है, अब जो उन्होंने रूल्स बताए हुए हैं, उस रूल्स के लिहाज से हम ऐसे कौन से स्टेप्स उठाएं कि मिनिमल कॉस्ट हमारी लगे और हमारा टैक्सेशन वाला मामला हल हो जाए। उसमें आपके एक्सपर्ट्स जनरली क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रूल सेट है जिसको फॉलो करते हैं। अच्छा, वो रूल सेट क्या हो सकता है, एक तो अगेन वो हमारी जो पाकिस्तान की वो होगी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी टैक्सेशन की, वो टैक्सेशन की डॉक्यूमेंटेशन इसमें आएगी हमारे पास, एज वो आएगी हमारे पास। अब उसके हम एक दफा सारे के सारे एम्बेडिंग्स बना के रख देंगे, चंक्स बना के रख देंगे। अब उस पर क्यूरी क्या करनी है, वो बंदा तो नहीं कर रहा होगा ना। अभी तक अभी जो डिस्कस हम कर रहे हैं ना, ये हमें ह्यूमन वाला। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है एजेंटिक रैक के ऊपर। ठीक है, उसमें होगा कि LLM खुद बताएगा मैंने इस रैक से मैंने लेके भी क्या आना है। अभी तो हम खुद लिख रहे हैं ना, वही सिर्फ सच होके आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एजेंट कैसे लेके आता है। ठीक है, और आपके केस में वो एजेंट ही डिसाइड करेगा कि अच्छा इस केस में मुझे किस डॉक्यूमेंटेशन में जाकर सर्च करना है। जवाब आया, उसे लगा इनकम्प्लीट है, तो फिर दबा के कुछ किसी और जगह से जाके जवाब लेके आएगा। एंड देन वो इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करने के बाद इवेंचुअली डिसीजन लेगा कि अच्छा ये स्टेप ऐसे करते हैं, तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज हाउ एक्चुअली यू डू इट। लेकिन इसके लिए पूरा वर्क फ्लो पहले जो है ना, वो उसको स्टडी करना पड़ेगा। कैसे भी इसका डेट बनाया, मैं ये देख रहा था कि हमारे टीचर का कैसे पास कर, उन्होंने बकायदा इसका पब्लिश किया, तो आपको इसको इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, करवाएंगे सर, आप करवाएंगे। मैं तो खुद बड़ा इस तरह के लेक्चर से बोर होता हूँ। ठीक है, लेकिन मजबूरी है, ये करना जरूरी है। ठीक है, जितना बोरिंग है उतना जरूरी है ये वाला। एक दफा आप इसको कवर कर लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह ने बताया कि 2 वीक और बर्दाश्त करें, फिर आपको जंप बड़ा अच्छा मिलेगा। ठीक। तो यस, ये हम चंकिंग की बात कर रहे थे। और ये अगेन ये सर्चिंग का जो मैंने आपको पहले बताया कि सर्चिंग होती क्या है। तो सर्चिंग सिर्फ वही, पहले एम्बेडिंग आपने बना के रख ली। क्यू से मुराद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की हमने एम्बेडिंग बना के रख ली। ई से मुराद हमारे पास वो है कि जितना भी डेटा सेट पड़ा हुआ था, हमने उसके तमाम के एम्बेडिंग्स बना के ई में सेव कर ली। अगेन उसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वो स्कोर आ गए जो मैंने बताया था आपको। एंड स्कोर्स को हमने क्या किया, सॉर्टिंग कर दी है। आर सॉर्ट का मतलब होता है कि कलेक्ट से वो 58 वेक्टर्स का हमारे पास आ गया, एक वेक्टर आ गया, नंबर वेक्टर आ गया, उसको सॉर्ट कर दिया। माइनस इसलिए किया है, बाय डिफॉल्ट सॉर्ट वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाता है, हमें मैक्सिमम वाला चाहिए टॉप पे, तो हमने उसको इन्वर्स कर दिया। और टॉप के का मतलब है कि अगर आप में 4 रखेंगे तो टॉप 4 वाले वैल्यूज आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, और वो रिटर्न कर देगा। तो ये सिंपल ये वाला इसमें सर्चिंग का एल्गोरिथम होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यार इनकोडिंग वाला तो आपने पार्ट देख लिया ना। वो कह रहे हैं कि इनकोडिंग और डिकोडिंग
हमने दो चीजें चेक की थी एलएलएम वाले पार्ट में, ठीक है। हालांकि अभी हमारा कंसर्न सिर्फ यही था कि हम ना एलएलएम इंट्रोड्यूस करें, और वो एलएलएम बनता कैसे है पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष कारपाथी ने बनाया हुआ है वो हमने उनको बना के चला के भी दिखाना है आगे। वो जो एलएलएम होता है ना, मैंने आपको बताया कि वो एलएलएम होता है डिकोडर इनकोडर, इनकोडर डिकोडर होता है वो। एम्बेडिंग मॉडल सिर्फ इनकोडर ओनली है। अगेन अब ये टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो कि कंफ्यूज करेंगे, भी वहां तक पहुंचे नहीं है। तो इनकोडर वाला पार्ट तो ये देख लिया आपने, इनकोड करता है इंफॉर्मेशन को। तो अब यहाँ पे डिकोडिंग इसलिए नहीं हो रही दोबारा से टेक्स्ट में, इसलिए नहीं हम जा रहे क्योंकि हमें वो चाहिए भी नहीं है उससे। सिंपल वर्ड में देखो ना, एम्बेडिंग से क्या मिला हमें, हमने टेक्स्ट इनपुट दिया है, एम्बेडिंग में एक वेक्टर मिला है, ठीक है, उसकी सिमिलरिटी हमने सर्च कर ली। अब दोबारा से कोई लेट से वेक्टर किसी एक मॉडल को प्रोवाइड करे और वो दोबारा टेक्स्ट निकाल दे, तो वो डिकोडिंग हो जाएगी। ये तो टेक्स्ट तो नहीं ना निकाल रहा, ठीक है। तो वो जो जिसको हम एक नंबर प्रोवाइड करें और वो टेक्स्ट निकाल दे, वो डिकोडर है। तो दोनों को मर्ज कर देंगे तो पूरा एलएलएम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक अच्छी ये वाली साइंस ये थी कि आप सिर्फ इनकोडर को पकड़ें और राइट कॉन्टेक्स्ट को उठा के ले आए, देन आप इनकोडर डिकोडर को प्रोवाइड कर दें, तो वो अच्छी आपको आउटपुट शो कर देगा। क्यों? अब आपने उसको राइट कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। आपके जो रैक के चंक्स होते हैं वो रैक लेवली obviously the size of products quite pretty valuable space to occupy करने के plan में। जी जी, मैंने वो कह रहे हैं कि रैक के जो चंक्स हैं वो रैम में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा अभी ये जो 384 डायमेंशन वाला है ना ये मॉडल, ये बहुत छोटा सा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको रैम में रखें कहाँ पे रखें। लेकिन उनको मैंने पहले ये जवाब दिया था कि अगर आपके पास डेटा सेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, लेट से हम IMDb के एग्जांपल लें, तो फिर ऑफ कोर्स हमें उस डेटा सेट को जो है ना रखना पड़ेगा फाइल सिस्टम में ही। इवन उस मॉडल को लोड करने के लिए भी हमें जीपीयू चाहिए होंगे। नॉर्मली इंडस्ट्री में क्या देखते हैं हम कि रैक सिस्टम जहाँ लगे हुए हैं ना वहाँ पे जीपीयूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि डेटा सेट बहुत छोटा होता है जिसकी चंकिंग करके रखनी होती है, ठीक है। और वो जो मॉडल्स होते हैं बैटिंग मॉडल्स, वो भी उनका साइज बहुत छोटा होता है। अगर आप बड़ा मॉडल उठाएंगे तो ऑफकोर्स आपको उसके लिए जीपीयू भी चाहिए होगा, ज़्यादा वी रैम चाहिए होगी। और जीपीयू सिर्फ तब चाहिए होता है अगर आपको ज़्यादा वी रैम चाहिए हो, और इसके अलावा जो भी साइंस है वो हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए नहीं चाहिए होता। फिर हम ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर हमारे पास डेटा ज्यादा है जो आपको लोड करके लाना है, तो फिर आप पैचेस में लाते हैं एंड देन आप उसकी एम्बेडिंग जनरेट करें एंड देन अपना जो मैट्रिक्स है वो। यस 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 यस, मॉडल तो फुल लोड होता है DRAM के अंदर नेटवर्क कंप्लीट लोड वो पूरा भी पूरा होना है। तो जब तक मॉडल लोड नहीं होगा तब तक वो चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता। कंप्यूटर के लिए आपके लिए जरूरी है कि वो आपके पास नहीं चाहिए मेमोरी, लेकिन जो डेटा है उसका पैचेस। लेकिन ये वो डिस्कशन है जो कि मुझे लगता है कि अभी शायद हम वो डिस्कस ही नहीं कर रहे, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, मॉडल लोड होता है वीरैम के अंदर, चंक्स आप फाइल सिस्टम में रखते हैं। ओके, अब ना हम ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं इससे। अच्छा, अभी तक हमने देख लिया कि रैक का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, हमने चंक देख ली है, हमने एम्बेडिंग देख ली, उसके बाद हमने इसकी रिट्रीवल कैसे करते हैं, सर्चिंग हमने वो भी देख ली। अब ना फिर मैंने आपको बताया कि अक्सर ये मसला आता है कि राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं आता, जो जवाब देना होता है ना वो राइट जवाब नहीं आता। तो उसके लिए क्या तरीकाकार होता है, तो यहाँ पे ना जो अब आप एलएलएम अगर यूज करें तो एलएलएम को आप प्रॉम्प्ट में बताते हैं कि मुझे आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। उस वाली जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होती है ना उसकी अटेंशन की जो वेट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा हाई वेट होता है, इसलिए उस प्रॉम्प्ट का ना इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप उस प्रॉम्प्ट में जो भी लिखेंगे उसको एलएलएम बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, ठीक है। अब मैं आपको जरा एक एग्जांपल चला के दिखाता हूँ। अगर हम एक इवैल्यूएशन ऑप्टिमाइजर की यूज करें इवैल्यूएशन ऑप्टिमाइजर, देखने के लिए एक्यूरेसी बहुत सही रिट्रीव करके हमें दे रहा है। उसका भी यहाँ पे उसका भी इसके साथ ना कोई मैच है नहीं है, मतलब अगर जब हम पढ़ रहे थे पहले इसमें हम ये काम किया था। हम ना इवैल्यूएशन की जो पूरी पाइपलाइंस होती हैं कहाँ कहाँ पे करते हैं, कैसे हम लॉस फंक्शन देखते हैं, सारा हम वो देखेंगे उस तरफ जाएंगे हम कि इवैल्यूएशन कैसे करते हैं प्रॉपरली। इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अभी इवैल्यूएशन ऑप्टिमाइजर हम उस तरफ नहीं जा रहे, अब तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि यार ये एम्बेडिंग्स होती क्या है। अभी बिल्कुल रॉ कॉन्सेप्ट है। हमारा पहला सेशन था
ब्रेन क्या होता है, अब हमारा सेशन है ये रैक क्या होता है। एक इम्पोर्टेंट सेशन हो रहा है एजेंट के लिए, वो टूल का ज़रूरी है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में टूल्स कवर करें और फिर हम एजेंटिक रैक पे शिफ्ट हो जाएं, तो उसके बाद फिर हम उस तरफ इन चीज़ों की तरफ आएंगे। क्या होगा? ऑफ कोर्स होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। यार ये बहुत सवाल है, फिर दोबारा नहीं करते आपका सेशन आपका सेशन इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता होगा। आई थिंक इनकी वो आधी आधी चीजें ना बन डेटा बना हुआ है किसका, असल में कनेक्ट देखिए, कहाँ पे होगा फाइंड है तो मैं साथ तो कर जो मैं पूछ रहा हूँ क्या बात है उसको नहीं है गले नहीं सब दिन पर शायद चले क्योंकि पता नहीं चल रहा कि अभी भी कर रहा आगे कर रहा एक सेशन अभी अभी पहले 4-5 वो पहली वाली असाइनमेंट देने का ना बेसिक मकसद भी यही था कि आपका कम से कम विजन खुले कि क्या कुछ है। ठीक है, वो सिर्फ हॉराइजन था। ठीक है, उसके बाद अभी हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दैट इज टोटली फाइन। आपसे एक्सपेक्ट भी ये किया जा रहा था कि आप कुछ करें। देखिए, आप एक चीज है कि आप इसको ना टेक्निकली समझें ये है क्या, ये जरूरी है। ये हम इस सेशन में भी कर रहे हैं, इस कोर्स में भी कर रहे हैं, उसकी ज्यादा आपको इन डेप्थ सरफराज भी कोर्सेज में मिलेगी आपको। एक दूसरी डायमेंशन ये है कि आपने इसको एक्चुअली में अप्लाई कैसे करना है ताकि आप करियर में आगे परस्यू कर सकें। ठीक है, उसके लिए आपको खुद इन एजेंट से बात करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अब चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं और इंडस्ट्री के अंदर भी डेली बेसिस के ऊपर जो है ना कोई ऐसी हंगामी मतलब मीटिंग होती है कि अब एजेंट्स ने ये कर दिया, ये कर दिया, तो हमने कैसे अपने आप को क्या करंट रखना है कि हम इनको यूटिलाइज कर सकें। एक चीज तो ये एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है कि ये जो फ्रंटियर एआई मॉडल्स हैं, ये इनकी जो इंटेलिजेंस है ये ह्यूमन से ऊपर जा चुकी हुई है। So, मेरे ही अपनी अपनी इंटरनल जो मेरी अपनी साइट्स हैं, मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, आई बिलीव कि एजीआई इज देयर, यू जस्ट नीड टू पुट द राइट टूल्स इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, बिकॉज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो इसके कुछ बेंचमार्क्स भी हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके ज़रूर एक्सप्लोर करें। AGI आर्क AGI 3 हम इस सेशन के बाद देख भी लेंगे थोड़ा सा। तो आर्क AGI 3 बेसिकली एक ऐसा प्रॉब्लम सेट है इस टाइम, अगर आप उसको कोई सॉल्व कर लेता है तो उसके ऊपर आई बिलीव मोर देन $1 मिलियन इनाम भी है। ठीक है, हाँ, वो कंपटीशन चल रहा होता है, ऐसे कंपटीशन में खुद पार्टिसिपेट करते रहा करें, आपको पता लगेगा बहुत कुछ चल रहा होता है। उसका प्रॉब्लम ये है कि जिस इन्वायरमेंट में आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको उसके कंट्रोल्स दे दिए जाते हैं। बट सो ये गेम है ना, उसके क्या कंट्रोल्स होंगे कि अपर एरो की से क्या होगा, लोअर से क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा, राइट से क्या होगा, आपको कंट्रोल्स पहले बता दिए जाते हैं। लेकिन उससे उस गेम में या उस एनवायरनमेंट में क्या फर्क पड़ेगा ये नहीं बताया जाता आपको, और उस एनवायरनमेंट का गोल क्या है ये भी आपको नहीं बताया जाता। एंड देन यू हैव टू देन यू हैव टू प्रोवाइड योर एजेंट दैट सैंडबॉक्स जिसमें वो उस एनवायरनमेंट को लोड करे। ठीक है, और उसका गोल तक पहुंचे। ठीक है, अब उसको ये भी नहीं पता कि इन गोल से होता क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि इसका गोल क्या है, तब भी वो गोल्स तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ में भी यही होता है। हम अगर गेम खेलते हैं हमें सिर्फ कंट्रोल का पता होता है, लेकिन उससे रियल उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमें यूज करके पता लगता है। ठीक है, तो और उसके बाद उसका गोल क्या है वही हम खेलते हैं पता लगता है अच्छा ये होगा। और अब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना जनरली तब भी ऐसे ही होता है। गोल क्या है ये आपको पूरी लाइफ आप एक्सप्लोर करते रहेंगे। ठीक है, किसी एक छोटे से प्रॉब्लम के अंदर तब गोल जल्दी जैसे लगता है कि हम बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब जैसे अल्फा 2 है यार, एक बड़ी अब चैलेंजिंग गेम जैसे चेस के लेवल पे की जाती है। बहुत उससे पहले एलएलएम लोग का जो था अच्छा खेले तो स्कूल बात कर गेम में उसमें हमने गेम हम मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है उसमें बताया कि एलएलएम के बीच में ऐसे डिसीजन किए कि और ह्यूमन ने भी ऐसे डिसीजन लिए कि उसने कभी ह्यूमन के साथ मिलते नहीं लिए। तो बंदे ने ऐसा डिसीजन बीच में एक दफा किया और एलएलएम को हराया, फिर एलएलएम ने लड़ किया और वो फिर वापस आया। तो उसने मतलब कि बात भी एक कहीं से तो आई है ना टैलेंट कितना से करा और कितने रिसोर्सेज कंज्यूम करके कर रहा है इसको तो देखना आप ना स्टेटमेंट बहुत होती है आप ना मेरा फेवरेट टॉपिक छेड़ रहे हैं, मैं समझाना चाहता हूँ।
ठीक है, क्योंकि मैं समझ में फंसा रहता हूँ। ये RKGA 1 चैलेंज है, जो कि आज से 2 साल 1.5 साल पहले आया था। RKGA 2, AJ1 तो मैंने नहीं देखा था, इतना ही, फिर नजर नहीं आना पूरा कॉन्टेक्स्ट, ट्रेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो तो ये RKGA 2 जो है ना, बेसिकली ये देखें, इसका ना ये स्कोर आ रहा है नीचे। इसमें प्रॉब्लम ये थी, हाँ ये यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्यों फ्लैट नहीं है हमारे पास में, ये इनपुट आ रही है कि ये येलो ग्रीन ब्लू एंड रेड, इस तरह का जो, अब इसको ये इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है। मशीन लर्निंग को पता रहता है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब नई इनपुट दी है, इसका आउटपुट क्या होगी ये तो बता, अंदर क्या होता है नहीं पता होगा। अब आप जरा बताएं इसमें क्या आ सकता है, देख इसमें लर्निंग कर सकता है। से जितने वो भी उनके उसके लिहाज से वो कर लेना बिल्कुल ठीक है, सर ने डिफाइन किया कि इसमें कोई होल नहीं था, तो कोई तो उसने उसको शैलो किया हुआ है ना, ठीक है, तो उसमें शैलो किया इसमें उसको, ठीक है। तो इसमें ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई होल नहीं था, इसलिए वो शैलो कर दिया। और जिसमें एक होल था, इसमें एक होल है, उसको ग्रीन कर दिया। 2 होल, इसमें दो होल था इसके अंदर, उसको उसने ब्लू किया हुआ ना, इसमें 2 होल ब्लू कर दिए। तो 3 होल वाला रेड है, इसमें 3 होल वाला कोई है ही नहीं। और देखें एक और चीज, एक और, इसमें 4 होल वाला भी है, वो इसको रिमूव कर दिया, 4 होल कर दिया। अब ये इनपुट है, तो स्कोप का मिस्टेक। ये आज से 1.5 साल पहले ना, ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसको कोई LLM सॉल्व नहीं कर सकता था, ठीक है। और फ्रंटियर जो टॉप मॉडल्स हैं, उनकी एक्यूरेसी थी less than 10%। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार क्या ही कर लेंगे, अभी हवाएं बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, किसी के अपने लैपटॉप सिस्टम पे लगी हुई थी, तो इसका एग्जांपल हम आज के लेक्चर से लेते हैं सर कि मैं इसका रिलेट कर पता नहीं सही भी है कि नहीं। वो ये है कि हमने आज एक ना इक्वेशन बनाई और उसके बाद उसको स्केल स्केल किया, तो वो शुरू में तो बड़ी अच्छी थी, तो ज्यादातर टच नहीं हुई, पता है मुझे लगता है यहाँ पे टच नहीं होनी। ये बात मैं आपको बता, अभी तो मैंने आपको, मैं बताता हूँ आपको, ये इसका अगला एग्जाम्पल था, ठीक है, जस्ट टू शो जो द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये इनपुट इसमें आया, इसमें हो क्या रहा है, ये 2 नोड्स इसके साथ जुड़ के यहाँ पे, ये सब को छोड़ दें, यस, मॉडल इसको जोड़ के ये इसने शेप बना दिया है, ये शेप बनानी है। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स कितनी डिफरेंट है, इस तरह से ना हजारों प्रॉब्लम्स हैं, सारी डिफरेंट है, और आप उसको कोड भी नहीं कर सकते पहले। तो LLM आपके पास जाए और वो जाके एजेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ये टास्क था। 1.5 साल पहले तक नहीं हो रहा था, अब इस पे स्कोर 93% से ऊपर है, ठीक है। ह्यूमन का इतना स्कोर नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आई हुई है ना, वो ये है, जिसको मैं आपको बता रहा था कि अब पूरी पूरी गेम्स हैं, ठीक है, जो कि एजेंट ने खुद से इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करना है। वो था, देखें, वो था, उसमें आपको इनपुट पहले प्रोवाइड की गई, इस पर मॉडल पर ट्रेन किया हुआ है, इस पर ट्रेन नहीं किया हुआ मॉडल, ये एजेंट्स हैं, ठीक है। इसमें आपको नजर आएगा पोटेंशियल के एजेंट क्या कुछ कर सकते हैं। आपने इस मॉडल पे ट्रेन नहीं किया, इवन आपको खुद नहीं पता, और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। लेट्स से ये देखें, ये गेम थी छोटी सी, ठीक है। इसमें उसने बताया कि आपके पास ये 4 कंट्रोल्स हैं, अब आपने गेम सॉल्व करनी है। आपके ख्याल में क्या करना होगा, आप में से कोई एबल क्या हो, खेलो जरा, देखो कि क्या करते हो तुम, देखते हैं इसमें, तो सॉल्व करें जरा। 4 कंट्रोल, गेम आ रहा है तो देखें वो नीचे से ना प्राइस कम हो रही है। सर अब ये एक्स पे लेके जाना है या फिर ऊपर लेके जाना है? गोल नहीं पता हमें, हमें नहीं पता गोल, हमें बस अब ये पता है कि करना है कैसे होगा। क्या है अभी? We don't know the goal, और हमने कंट्रोल को इसको आपकी डायरेक्शन देना तो एक विद के अल्टा लेके जाओ तो फिर एजेंट एक लक्ष्य है तो फिर ये कैसे कर रहा है, ये कैसे करेंगे? उल्टे काम से। ये कोई नहीं यस, पहुंच गया भाईजान।
साला पहुंच गया ओ समझ गया। हुआ ये उसमें हुआ ये कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार आपको ना पहले इस प्लस पे जाना होता है, प्लस पे जाने के बाद इसकी डायरेक्शन सेम करनी होती है, फिर वहां जाना होता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे गेम। एंड देयर आर लॉट ऑफ गेम्स, और हर गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग है। ऐसे कर ली, बड़ी बात। इसमें एक, अगर आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम इसमें एक कोई और देख लेते हैं। अब देखें इस गेम के अंदर जो है ना, यहाँ ये गेम, ये कोई खेलना चाहेगा आप इसे? किसको लगता है कि वो कर लेगा? एनी वॉलंटियर यार, एनी वॉलंटियर। मुस्तफा को आप शायद कोई कदम मिलेगा हेल्प पे क्लिक करेंगे, पता लग जाएगा आपके पास कंट्रोल्स क्या है, लेकिन कैसे चलते हैं हम खुद देख। ये पढ़ लें जरा, पढ़ क्या लिखा You need to please इधर नहीं होगा ना। है। इससे हम क्या ही कर लेंगे। ऊपर मुझे लगता है खुद करना है। निजाम यार थोड़ा हेल्प कर यार। वो भी ऊपर करना है। एंड गोल क्या है? ऊपर इसको इसको मूव करें। ये और अच्छा निजाम बड़ी चीज है। ठीक है, लेकिन ये इतना फैसिलिटी था इसके अपने दादा का था यार, अगर ये हो गया ना तो सिर्फ ये ब्लू ही हिल सकती है, मूव कर सकती है। आपने हेल्प पढ़ तो दी है, इतना ही होगा। भाग लेगा यार। उधर तक जाना निजाम कैसे? यार बड़ी चाहिए यार। मैं देख रहा हूँ। यहाँ से ब्लॉक हो गया ना। हो रहा है भाई। नीचे आ जा रहा है। नहीं आ रहा। नहीं उसको वो रेड में टच करिए। जा 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 जा। बड़ा यार। अच्छा ये वाइट ओए ओए वाइट को लेके जा, वाइट को लेके जा वहीं पर, वहीं जगह रखा है। ओए मुझे समझ में आ गया। ओए ओए वाइट को लेके, वाइट नीचे से भाग लेके जा ना। यार ये सामान भाग गया, ये सामान भाग के जा यार, भाग के जा। मैं बुरी बता पहले आए कर, भाग लेके जा। सर ये नहीं हो रहा ना, ये यार पड़ी जाके एक बार हेल्प दोबारा कर। ये फिक्स। ये स्पेस बार ने किया। हेल्प लाइन पर जाएगा। अब इसको चलाना वो सर हेल्प में कुछ भी नहीं है। कंट्रोल मत करी। Play the game, have fun, you have got this. सर स्पेस बार लग रहा है कोई काम करेगी। अच्छा मुझे स्पेस पर हाँ क्या हुआ? ओए वाह, ले ले, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये उधर जाना चाहिए था। हाँ इसका ये उधर जाना चाहिए। ये हाँ ठीक है इस बार दोबारा। हाँ चल 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 चल, आजा आजा आजा। ओह नहीं नहीं नहीं, दोबारा आ गया, आजा। ओ यार सर रीसेट करके चलाते हैं, ये शायद हो जाएगी अब। कोई रूल नहीं पड़ा, मैं सारा उधर। हाँ ये स्पेस से आया। यार वो हेल्पलाइन में क्या था? सर किधर हेल्पलाइन है? सर हेल्पलाइन किधर है?
यार वो क्या लिखा हुआ है, हेल्प लिखा तो हुआ है। सर उधर कुछ भी नहीं है, उसने बस कंट्रोल्स बताए हुए हैं कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो। यार हेल्प दोबारा पढ़ी है, पूरा सर जुमला आप पढ़ में रहा से है। किसी ने ना हिंट बोला था क्लोन, वो हिंट है, हाँ क्लोन ही बना है, लेकिन इसका ना यहाँ गेम में नहीं लिखा होगा कि क्लोन वाज द हिंट। बस स्पेस बार एक एक्स्ट्रा में। क्लोन से हो जाता है प्रॉब्लम आगे। क्लोन मुझे लगता है तुझे गलत जगह पर बनाया जाए। क्लोन तूने सही जगह, क्लोन तेरा अपोजिट चलता है। चल 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 जा, नहीं हो रहा। नहीं, वो नहीं यूज करेगा सर, तो उसको हमें ना 2 स्टेप्स इधर लेके जाएंगे तो 2 स्टेप्स उधर जाएगा और फिर आप नीचे पाएंगे। अरे एक बात बोल बता, एक बात बोल बता। दोनों की डायरेक्शन ऐसे सेट करनी है। हाँ। जब 2 स्टेप उधर जाए ये इस तरफ आ जाए और फिर जब ये पीछे आ रहा तो करे। तेरा भी बेकार। दोनों साइड को ऑपोजिट डायरेक्शन में। यार किसी और जगह जाके बोल बता। एक स्टेप बोला कि तो उधर जाओ, राइट ऊपर जाएगी, एक स्टेप बोल राइट पे जाओ, नहीं यहाँ पे लेट मी इंटरफेयर, टाइम थोड़ा कम रह गया मेरे पास। आपने आपने को ठीक किया है। क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस, चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। या यार ये क्लैप कर दे यार, चलो ये वेल ना फेल। इसमें काफी देर खेलने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ था कि ना यही कर सकते हैं और क्या। आप जो भी बनाते हैं ना, ये उसका क्लोन स्पेस से बना देता है। अब मैं हाँ सही करूँगा बात। क्या, ये मैं राइट साइड मैं पे तो जा रहा जान हूँ, गया वेल फेल। राइट पे जा रहा हूँ, वो तो राइट पे बैड जाता फेल हूँ, है। फिर राइट पे जाता हूँ। अब ये रुक गया, ओए अब मैं स्पेस पे दबाता हूँ, ठीक है। इसका क्लोन बन गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं जहां मर्जी जाऊं, क्लोन ने वहां जाना है जो लास्ट टाइम मैंने किया था। अब जहां जाके मैंने उसको रोक दिया था, उसको रुका रहेगा वो। हाँ, हो सकता कि मेरी तरह कोई होगा तो शायद पूछ ले। यार ये मजे। तो ये एग्जाम्पल ये थी कि इवेंचुअली एजेंट्स इतने इस हद तक इवॉल्व कर जाएंगे, और आप लोग भी शायद उसको बनाए। हम कोशिश करेंगे इसकी कोई पिक्चर इस जो है ना एग्जाम्पल से भी उठा ले, कि एक ऐसा एजेंट बनाए जो कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो और इसलिए मुझे लगता है कि एजीआई आ जाएगी। अब आपको यकीन आएगा एजीआई दूर नहीं है, ठीक है। आपको गोल भी नहीं पता, कंट्रोल्स का भी नहीं पता, इन्वायरमेंट का भी नहीं पता, स्टिल इट इज एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इस तरह की चीजें तो समझ में आती है कि ये कैसे कर सकते हैं, पहले उसको पता ही नहीं था कि आप क्या बताएं करना। उससे आप कैसे कोड करेंगे उसे। यार ब्रूट फोर्स, व्हाई नॉट। क्या? अच्छा, ब्रूट फोर्स करेंगे। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिखाएंगे, इसका अगला लेवल ज्यादा मुश्किल है, इसमें दो आ जाते हैं। आपसे नॉट दैट। ये भी नहीं होना, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है ना ये ब्रूट फोर्स है, ट्राई करें, फेल होता नहीं मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या दीज आर जस्ट, heuristic figure out नहीं आप ये देखें, मेरी बात सुने, करना। मेरी बात सुने। अभी आपको 2 गेम्स दिखाई हैं, हर गेम्स के डिफरेंट लेवल्स थे, ठीक हाँ है। सही कह इस केस में ना हमारे पास हजारों गेम्स हैं, और ऐसी 1000 से ज्यादा ऐसी गेम्स हैं, ऐसे इन्वायरमेंट गेम नहीं है, सॉरी इन्वायरमेंट्स हैं। ये वो जब गेम में देख के हमें समझ लग जाती है ना, हमारे पास हजारों ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और वो प्राइवेट डेटा सेट है जिसपे वो हाँ। टेस्ट करके बताते हैं, इवेलुएट करके बताते हैं कि आपकी आउटपुट कैसी आई है। या जो भी है, बात यह है कि ना हाँ, आई थिंक जो मैंने जो बात की थी ना ब्रूट फोर्स वाली, वो तो बिल्कुल नहीं चली। वो नहीं चलेगा। वही ना, क्योंकि वो देयर आर एक्सपोनेंशियल पॉसिबिलिटीज हाँ, आप और वो बिल्कुल कर प्रेशर। सकते हैं आप। सब कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, सारे सबके लिए फ्री है। ऑफ कोर्स और क्या कर रहे हैं वो, और वही डेटा, यही अब साइंस चेक कर रहे हैं आप। जिसका जिसका एजेंट सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसकी जो प्रॉम्प्ट होगी, उसकी जो हार्नेस होगी, उससे वो लर्न करेंगे और उसको अगले अपने फ्रंटियर मॉडल में बेच देंगे उसको। सो क्या खूबसूरत तरीकाकार है। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अगला मॉडल उससे ज्यादा एडवांस होगा। ये ह्यूमन करने में इतना चैलेंज फेस कर रहा है, ठीक है, इन जस्ट स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स। तो नेक्स्ट आगे वो कौन सी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है, मतलब जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई हैव अ वेरी फर्म बिलीव कि वो सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक है। अब ये वो मैंने आपको कहा कि वो टाइम लगता है ऐसी बातों में, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं होता, आपसे 10 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं। बट मुझे लगता है अभी ये एट द एंड ऑफ द गोल तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि सबका बिलीव है। हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, नहीं मैं ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, हाँ कन्वर्सेशन की है।
अच्छा, अब हम देख लेते हैं वो रैग का हमारे पास जो इनपुट आ गया था, उससे अच्छी आउटपुट पकड़ने के लिए हमने जो प्रॉम्प्ट है उसको क्या प्रोवाइड किया है। ठीक है, क्योंकि ये इस केस में भी जो आपने देखा है ना अभी एजेंट, इसमें भी आपने हार्नेस ही बनानी है। हार्नेस क्या होती है? किसी भी एजेंट में एलएलएम के अलावा जो कुछ भी है वो हार्नेस है। रैग इज वन कंपोनेंट ऑफ द हार्नेस। ठीक है, then tools are another component. Then how to configure them to put in the right pattern to such that कि आपको किस टाइम पे कौन सा टूल कॉल करना है, कब कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, कैसे रिट्रीव करना है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ हार्नेस। ठीक है, हम उसमें से एक कंपोनेंट देख रहे हैं। नहीं, हार्नेस ना बेसिकली देखें, हमारे पास एजेंट में सबकी इसके सबसे सिंपलेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि एजेंट में एलएलएम के अलावा जो कुछ भी है वो सारा हार्नेस है। इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एक अभी आपने वो एजेंट्स बनाए नहीं है ना, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, तो हम इसलिए मैंने पहले लेक्चर दिया था आपको थोड़ी आइडिया देने के लिए, हम आगे इसको देखेंगे। यही मैंने कवर करना है ना इवेंचुअली सारे का सारा। हाँ, नहीं थी, तो ये वही से इंस्पायर्ड है ना कि एक एजेंट की हार्नेसिंग के लिए क्या कुछ हो रहा है कि ब्रेन के अलावा, ब्रेन तो एलएलएम से आपने ले लिया आपने, इसके अलावा उसके जो भी इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं, जैसे इसको टूल्स की एक्सेस देते हैं, किस सैंडबॉक्स की एक्सेस देते हैं, किस वर्चुअल फाइल सिस्टम की एक्सेस देते हैं, किस रैक की देते हैं, वो सब उसका पार्ट बन जाता है कि किस सीक्वेंस में कब यूज करना है। कि अगर आपने डीप रिसर्च एजेंट बनाना है तो उसके पास एक वर्चुअल फाइल सिस्टम है, उसमें कब कौन सी फाइल से इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन लेके भी नहीं आ सकता। ऑल्दो आपके पास 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो वाले आपको एलएलएम्स आ चुके हुए हैं, स्टिल जब हम काम करते हैं बैठ के तो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बिलियंस ऑफ टोकन्स का होता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर ही ठीक, उसमें से राइट कॉन्टेक्स्ट वो उस फाइल सिस्टम में उस टाइम पे जो लेके आना है कि यही वाला मुझे चाहिए था, यही वाले मुझे टू डूज इस टाइम पे चाहिए हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे और उसमें कौन से पॉइंटर्स लगे होंगे जो कि एक्चुअल बड़ी फाइल पे खुल रहे होंगे जाके, वो सारी मैपिंग्स, वो सारा हार्डनेस का पार्ट बनेगा। ये अच्छा, इसमें देखें, इसमें ना उसने प्रॉम्प्ट दिखाई हुई है कि ये वो प्रॉम्प्ट थी, उसको इनपुट पे गई है। अच्छा, ये देखें, ये लिखी हुई है, इसको जरा पढ़ लें कि यू आर द मेंटेनेंस असिस्टेंट फॉर द इंडस सीमेंट डीजी खान लाइन 2 और आंसर ओनली फ्रॉम द मैनुअल extracted below. Every factual sentence must end with its citation tag, for example, वो आगे लिखा हुआ है। तो if the extractors do not contain the answer, reply exactly not in the manual, raise it with the shift engineer। ठीक है, do not improvise code, step numbers, tags, limits and quantities। लास्ट टाइम देखा था हमने, वो खुद से उसने ना नंबर बना लिया था, खुद से एक नया बना लिया था उसने, स्टेप बना लिया था। तो हम इसको प्रॉम्प्ट में लिमिट कर रहे हैं कि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलता तो आपने ये रिप्लाई करना है। तो अब आपको जब होमवर्क मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगी, तो आप कॉन्टेक्स्ट रैग को लगाए बगैर ये प्रॉम्प्ट उसे लगाएं, उसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे हर दफा ये जवाब दे देगा आपको, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में होगा ही नहीं। अब उसको जी, हेलुसिनेशन से जी बिल्कुल, कि हम कोई ऐसी वो चीज़ लेके ना आए, लेकिन सिर्फ ये प्रॉम्प्ट लिख देना भी काफ़ी नहीं है ना, इसके साथ वो कॉन्टेक्स्ट पास करना भी ज़रूरी है। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट सिर्फ पास कर देना भी काफ़ी नहीं है, उसकी बेस के पास को एक फॉर्मेट बताना भी ज़रूरी होता है कि तुमने आउटपुट किस फॉर्मेट में देनी है, अदरवाइज वो जो आउटपुट होगी हम उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे ना। एंड अभी तो हमने फिर ये सिर्फ लिखा है, इससे भी अच्छा तरीका होता है कि आप इसका पेडेंटिक मॉडल बनाएं। पेडेंटिक मॉडल क्या होता है कि आप एक फिक्स स्ट्रक्चर इसको इनपुट में पास करें, बताएं एलएलएम को कि मुझे इसी स्ट्रक्चर में आउटपुट चाहिए, ये तो लिख के बताया ना, वो स्ट्रक्चर का आप स्कीमा जेसन प्रोवाइड करते हैं। अब वो हार्डनेस में आ चुका हुआ है, आप उसको वही वाला आपको आउटपुट में मिलता है जेसन। ठीक है, तो उससे आपकी आउटपुट कभी भी उस फील्ड के बाहर नहीं जा सकती, आप चाहे पार्सर लगा लें अपने आगे। लूप इंजीनियरिंग यार, हम लूप इंजीनियरिंग अगेन वही है कि आप जब हमने पहले पहले सेशन में देखा था कि एजेंट पूरा एक लूप होता है उसका, ठीक है, गोल के गिर्द गिर्द घूमता है।
उस लूप में से तभी निकलता है या उसका गोल अचीव हो जाता है या उसका बजट एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये है लूप इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको अगेन हमने डिटेल में करेंगे अभी। इट्स नॉट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट्स लूप इंजीनियरिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास हार्नेस इंजीनियरिंग है। हमने ज़्यादातर फोकस इस तरफ करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसका एक छोटा सा कंपोनेंट है जो कि ज़रूरी है, तो उसके अलावा भी चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं। मुझे लगता है हमें ना अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले 2 साल पहले ना इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करता था, ठीक है। अब हमें कंटेंट कंजम्पशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए भी ना स्पेशलाइज्ड किस्म का कंटेंट, अपनी पर्सनलाइज्ड रूटीन्स लिखें अपने एजेंट्स के पास कि मुझे ना डेली सुबह मुझे मेरा एक जो है ना जर्नल मुझे बना के दो। उस जर्नल में क्या आना चाहिए वो आपके लिहाज से। जैसे मैं आपको कुछ रिकमेंड कर सकता हूँ कि एक स्काउट एजेंट एक लाजमी लगा के रखें। स्काउट एजेंट, स्काउट टर्म यूज होती है रिसर्च के लिए, ठीक है। तो एजेंट ओवरऑल आपकी प्रेफरेंसेस के लिहाज से आपको कुछ ना कुछ वेब से ऐसा सर्च करके ला के दिखाए जो कि आपके गोल्स को मीट करने के लिए यूजफुल हो। तो उसका गोल क्या होगा वो आपको पहले बताना पड़ेगा। उस गोल को वैल्यूएट करने के लिए वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा वो आपको वैल्यूएशन में लिखनी पड़ेगी। फिर वो आपको डेली कुछ ना कुछ एक स्टेप ऐसा बताएगा जो कि आप इम्प्लीमेंट करें, आप सीखें, उसको पढ़ें, आपको फायदा होगा। कुछ जाके, हाँ एजेंट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हम लेट्स से हम क्लाउड में एजेंट बना लें, कोडेक्स में बना लें, सीएलआई भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास ऐसे एनवायरनमेंट्स आ चुके हैं ना, इनको यूज करते हुए इसके टॉप पे जाना है हमने। देखिए अभी हम डीप डाइव इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अंडर अंडर द नीथ, ठीक है, इसमें क्या चल क्या रहा है। इवेंचुअली हमने दोबारा से ऊपर आना है और हमने एप्लीकेशन लेयर पे ज्यादातर काम करना है, और क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना इवेंचुअली। जब तक पता नहीं होगा चीजें चलती कैसे हैं, जैसे हेलुसिनेशन का हमने जब कंसेप्ट बेसिकली सीखा है ना, 90% इशू यही आता है कि आप राइट कॉन्टेक्स्ट एलएलएम के पास नहीं लेके जाते, तो फिर जो आउटपुट आती है आपको समझ नहीं लगती है उसकी। एंड फिर हम वो देखेंगे कि इसमें हार्नेसिंग को कैसे मेंटेन करते हैं, कि इसके आउटपुट किस फॉर्मेट में लेनी है, कैसे टूल्स उसमें यूज करने हैं, तो ये सब हम देखेंगे डाउन द रोड। 24 हफ्ते का जर्नी बहुत लंबा है। पहले 2 दिन बहुत ज्यादा हाइप में लगी था, तो अगर नहीं सोचे तो वहां पे जाकर उसके सामने आ रही है तो वो क्या दिक्कत करेंगे। हो सकता है मैंने अपने वैल्यूएशन क्राइटेरिया में लिखा हो, ये जो आपने बात लिखी है कि एमी जो चीज़ आई है वो उठा के नहीं तुमने मुझे शो कर देनी, जस्ट वेट फॉर 1 वीक एंड सी द रिजल्ट्स। और अगर मैंने उसको कुछ हो सकता है मैंने उस लिंक्स दिए हो, जैसे मैकेंजी की अगर रिपोर्ट आ गई है इसके बारे में, तब सिर्फ मुझे रिपोर्ट करो। लेट से गैरी टैन ने अगर इस बारे में कुछ बात कर दी है तो मुझे बताओ, एंड्रियस सरपाथी ने मुझे कुछ कह दिया फिर मुझे बताओ, अदरवाइज फजूल में बात आ रही है तो मुझे वो हाइप नहीं चाहिए। इस तरह के बहुत सारे हैं। फिर गेट से गिटहब पे अगर कोई 100 के से ऊपर किसी रेपो के स्टार चले गए हैं इन 1 वीक, ये मैं खुद सारा डिफाइन किया रूटीन में। लेकिन ये कस्टमाइज रूटीन्स आप लिख के ना इस पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दें, एवरीवन शुड डू इट। मुझे उसका एक जर्नल आता है 1 पेज का, मुझे एमडी फाइल में दे देता है कि तुम ये डेली पढ़ लो। 1 पेज पर नहीं नहीं, वो मेरे रूटीन मतलब मेरे उसी के ऊपर इंटरफेस पे आ जाती है ना। आर्टिफैक्ट का हाँ जो आप देखिए कल देखिए उसमें एक क्लाउड पे आर्टिफैक्ट का कांसेप्ट होता है जो आउटपुट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। रैक तो बन गया, मैंने आपको तक आगे कंटेंट बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ये हम इनको देंगे खुद ही कर लेंगे माशाल्लाह, ठीक है। अब देखें ये ना एक इसमें सेशन ये मैंने ना ये मैंने एक रूटीन लिखी हुई है, इसको मैंने बताया हुआ है तुमने डेली किस टाइम पे चलना है, और इसको मैंने साथ में कुछ एमसीपी टूल्स भी प्रोवाइड किए हैं, तुम कौन सा यूज कर सकते हो। हाँ ये सिर्फ मतलब रूटीन्स दिखा रहा हूँ, तो मेरे वाला कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है ना कि क्या इसमें क्या फायदा, इसके उनके लिए शायद यूजफुल भी ना हो। हाँ ये डेली चलता है। इसमें आपको हमारा पूरा रिकमेंड किया क्या क्या रिकमेंड किए।
वही है। नहीं नहीं, इसको वो मैंने उसको जो मैंने टास्क दिया हुआ था ना, ये उसके लिहाज से लेके आया है। ठीक है। ऐसे मैंने रिसेंटली ना क्यूरिएबल और का जो आप लोगों को सेशन दिया था, मैंने वो रिसेंटली उसको इम्प्लीमेंट किया है टेक्सल के अंदर। वहाँ पे हमारे पास 1000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, उससे भी बढ़ के तकरीबन 150 से 200 एक्टिव कस्टमर्स हैं उनके पास। तो अब उन कस्टमर्स की ऐसी इंफॉर्मेशंस जो कि वो किसी एक अकाउंट मैनेजर को बताते हैं या किसी एक टेक्निकल लीड को बताते हैं, हर किसी को नहीं पता होती। इन्फॉर्मेशन ना बहुत साइलोज में होती है, आपको किसी हद तक इन्फॉर्मेशन का पता है, फिर इनको पता है, फिर इनको पता है। ठीक है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन का पता है, मैनेजर को हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन का पता है, फिर उससे ऊपर जो डायरेक्टर है उसको कुछ पता है, फिर वीपी को कुछ और पता है, सी लेवल पे कुछ और पता है। अब डिसीजन लेना है सी लेवल पे बंदे ने बैठ के। ठीक है, पैसे उसने देखने हैं, कैसे पैसे मैंने बढ़ाने हैं। एक्चुअली में काम कौन कर रहा होता है? डेवलपर बैठ के काम कर रहा होता है। इस पूरे प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, सब इन्फॉर्मेशन हर बंदे के पास नहीं होती है। यहाँ पे एजेंट्स को यूटिलाइज करते हुए, ठीक है, हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स रन किए, चला के दिखाया उनको। एक ये किया कि मैंने उनसे पूछा एजेंट से कि सभी को इस हफ्ते में सभी का क्या स्टेटस है। तो उसे वो जो काम वो कर रहा है उसमें उसका ब्लॉकर तो नहीं है। ठीक है, मैंने खुद उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि इस हफ्ते में सभी ने ना एक खास डिपार्टमेंट को 6-7 इस तरह की मेल्स की हुई है, जिससे समझ में आती है कि ये वाला उसका एक ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन में ये एक ब्लॉकर आया हुआ है। लेकिन वो जो ब्लॉकर है ना, वो आगे जो पर्सन ए जिसको सभी नॉमिनेट करके टैग करके बार बार पूछ रहा है, ठीक है, उस पर्सन ए ने अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपने सब ऑर्डिनेट एक्स को कहा हुआ है। उस एक्स ने आगे वाई के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, वाई अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहा। वो वाई जब तक रिप्लाई नहीं करेगा तो पूरा ये चेन रुकी हुई है। इसलिए असल में जो इशू है वो इस वाई की वजह से है। ये मुझे कभी ना पता लगता, ना पता लगता मुझे, क्योंकि उस वाई से मेरी कभी बात ही नहीं हुई, आई डोंट नो हिम। ठीक है, अभी बताता हूँ, ये एक एक एंगल से तो लगता है पॉइंट मैनेजर वाली बात हो रही है। ठीक है, अब इसको जरा इस तरफ ले आए। जब हमने रिसर्च लिखा, हमने मेरे पास है, सबके पास नहीं है। वो सिस्टम मैंने उनको बना के इसलिए दिया। ठीक है, यही क्यूरिएबल जो मैंने आपको टेबल में बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह चल रहा है इस टाइम। अभी हमने उसे क्या किया, ठीक है, वो ये किया कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट्स की, वो भी इसके साथ एक्सेस ऐड की। फिर कौन सा रिसोर्स कितना कितना काम कर रहा है वो भी इंफॉर्मेशन ऐड की हमने इसके साथ। फिर कितने कम्युनिकेशन हो चुकी है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट की मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स, फिर इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल्स, फिर हमारे पास सेल्स फोर्स, जीरा, इसके अलावा व्हाट्सएप, टीम्स, स्लैक, ये वो मेजर कंपोनेंट्स हमने इंटीग्रेट किया। अब जब उससे हमने एक क्लाइंट के बारे में पूछा कि इसका क्या स्टेटस है, जो कि बड़ा अच्छा क्लाइंट है, उनके पास 8-10 साल से है, तो इसके क्या मामला है अभी। लास्ट ईयर से इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो 25% कम है। पैसे ज़्यादा थे लेकिन 20% कम है, क्या वजह है? ठीक है, तो फिर उसने हमें बताया कि अच्छा, इस क्लाइंट के साथ आपकी ये पहले बात हो चुकी है, उसने यहाँ पे ये जिक्र किया था, ये जिक्र हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। और चूंकि वो जिसके साथ इस वेंडर के साथ काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, उसमें से इस वेंडर ने अपना 25% जो बजट है वो कम किया है। ठीक है, वो उसका रिपल इफेक्ट यहाँ पे है, उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन चूंकि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हमारे वर्कफ्लो में चीज़ें पड़ी, बैकलॉग में चीज़ें पड़ी हुई हैं। इन बैकलॉग के अंदर से हमने ये वाला कंपोनेंट रिसेंटली रिजॉल्व किया क्रिटिकली, जो उसका ना इसी एक फ्रेंचाइज में सपोर्ट कर सकता है। अब आप उसको ये रिकमेंड करें, पिच करें, तो इससे क्लाइंट की मजीद इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो इतना यूजफुल था कि जब मैंने प्रेजेंट किया जिस बंदे को, ठीक है, वो सीट से खड़ा हो गया, और वो बहुत बड़ा अकाउंट मैनेजर था। ठीक है, ये दिस इज ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग, कि वो जो उसने अब इंसाइट दिया नेक्स्ट डिसीजन लेने के लिए, वो शायद हफ्ता भी बैठे रहते तो तब भी इस एनालिसिस पे ना पहुंच पाते, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से एजेंट्स कैन हेल्प यू इफ यू कैन डिफाइन द प्रॉपर हार्नेस अराउंड इट। सो ये सारे कंपोनेंट्स जब इंटीग्रेट हो जाएंगे ना, तो इतना इंटरेस्टिंग इसमें आउटपुट निकलती है, जो कि वैसे हम हमारे लिए फिजिकली करना इम्पॉसिबल है। फिर जरा आगे गलती से, खैर, अच्छा, हमारा टाइम आज का खत्म हो गया। ये स्लाइड्स मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्या था। ठीक है, हमारे पास नॉट इन द मैनुअल, ठीक है, बिल प्राइस है, 3 क्वेश्चन चोजन, ये आप खुद इसको देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर हमारे पास ये टैग्स लिखे आ रहे हैं तो BM25 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगर ये सिर्फ वर्ड्स लिखे आ रहे हैं तो डेंस लेयर यानी कि जो एम्बेडिंग मॉडल है वो ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। और अगर समटाइम्स हमारे पास दोनों चीज़ें हम ऐड करना चाहें तो हाइब्रिड में उसके रिजल्ट्स बेहतर आ जाते हैं। देन देयर इज री-रैंकर एंड हाउ यू कैन चूज द जज एंड बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बातें मैंने थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर ली हैं, बाकी इनको स्लाइड्स दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, खुद देख लेंगे, फिर टाइम खत्म हो गया। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि मसला करे। यस, सम हमने डिस्कस किया हुआ है थोड़ा थोड़ा। सो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज जो मेजर चीज़ समझाने वाली थी ना इस पूरे सेशन में वो सिर्फ एम्बेडिंग्स थी और रैक का कॉन्सेप्ट था और उसकी इंपॉर्टेंस थी। और आई थिंक वो तीन चीज़ें आपको समझ लग चुकी हुई हैं। और फिर इसमें जो आपको आउटपुट वो असाइनमेंट मिलेगी, अभी के लिए जो असाइनमेंट मैंने डिज़ाइन की हुई है वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक है। नहीं, एम्बेडिंग मॉडल हमने यूज़ करना है ना, एम्बेडिंग मॉडल हाँ वो करेगा। इसमें हमने छोटा सा एक मॉडल यूज़ किया है ग्रेडियंट ग्रेनाइट, सॉरी ग्रेनाइट, और वो 1 GB से लेस उसको मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए। सो आप मेरे ख्याल से आपके हर किसी के लैपटॉप पे चल जाएगा वो, तो वो उसका सारा कोड मिल जाएगा आपको, वो सिंपल सा है। सो लेट्स होप के आगे ऐसे ही चलेंगे। आई थिंक दिस इज ऑल। कोई क्वेश्चन नहीं है तब रैप अप कर लेते हैं। आपको कोड जो है ना जो रिक्वायर्ड है, जो कि अभी जिक्र हुआ है, इसका डिस्कस हुआ है, ये कोड मिल जाएगा। इसको यूज करते हुए जो असाइनमेंट मिलेगी वो आपने कर दी है। ठीक, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ हाँ, उम्मीद करते हैं आगे इंशाल्लाह बेहतर मेरा सही था।